हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ा रहे क्या बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। लास्ट क्लास में आप लोगों को हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट BRS सिंपल मेथड में पढ़ाए थे। सिंपल का मतलब जब व्यापारी का बैंक में रुपया जमा था। आज जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। अभी क्या है बैंक ओवरड्राफ्ट। ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि कभी कोई ऐसा सिचुएशन होता है कि मान लीजिए ट्रेडर व्यापारी का बैंक में जमा है 6,000 रुपया और बैंक से निकाल लिया और 7,000 रुपया, तो कितना ज़्यादा निकाल लिया? 1,000 ज़्यादा निकाल लिया, तो इसी को बोलेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, बैंक से ज़्यादा पैसा, अकाउंट में जितना पैसा जमा है उससे ज़्यादा निकालना, बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है। ये आपको क्या चीज़ है? उल्टा सिचुएशन है। एक्चुअली में क्या हुआ, बैंक में जमा था वो कितना 6,000 और अब बैंक से कितना निकालिए 7,000, 1,000 ज़्यादा निकालिए बैंक से, तो इसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। एक तरह से आप बैंक से 1,000 का लोन ले लिए। क्या 1,000 का लोन ले लिए बैंक से। पहले बैंक में रुपया आपका जमा था, सिंपल कंडीशन में बैंक में रुपया जमा था तो बैंक इंटरेस्ट अलाउड करता था, माने बैंक इंटरेस्ट देता था। लेकिन आप बैंक से अभी पैसा निकालिए 1,000 रुपया, तो अब बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा, मतलब लेगा। तो पहले क्या था कि इंटरेस्ट के अमाउंट से पासबुक बढ़ता था और अब क्या होगा, वो घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि बैंक इंटरेस्ट देगा नहीं, तो आपके पासबुक को लेस कर देगा। तो ये उल्टा सिचुएशन हो गया। दूसरा क्या चीज़ है कि पहले जो पढ़ाए थे, पहले जो कंडीशन था सिंपल, जिसको लेकर चलते थे उसका अपोजिट को कांस्टेंट करते थे। अगर हम लोग कैश बुक कांस्टेंट बनाते थे तो पासबुक कांस्टेंट आता। लेकिन यहाँ पर उल्टा सिचुएशन है, इसमें जिसके बैलेंस को लेकर चलेंगे वही कांस्टेंट हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन को बैलेंस एज पर कैश बुक बनाएंगे तो कैश बुक कांस्टेंट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन को बैलेंस एज पर पासबुक बनाएंगे तो पासबुक कांस्टेंट होगा, ऑपोजिट वाला एडलेस होगा। इतना ही फ़र्क है। तो ओडी जब होता है तो उसमें बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है, इसलिए पासबुक लेस होगा। इसको ध्यान रखिएगा और वीडियो को कम से कम आखिरी तक देखिएगा। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, वीडियो को आखिरी तक देखिए ताकि समझ में आए। और इन्हीं बातों के साथ हम बात खत्म करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। हाँ, तो शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट है, माने बता चुके हैं। क्वेश्चन में कभी कभी लिखा रहेगा कि ओवरड्राफ्ट है और कभी कुछ नहीं लिखा रहेगा कि सिंपल है या ओवरड्राफ्ट है। पहचानना पड़ेगा, उसको आपको अपने आप पहचानना पड़ेगा। तो इसमें याद रखिए, ये जो कैश बुक होगा, क्या कैश बुक आपका क्रेडिट बैलेंस। अगर बोल दिया क्वेश्चन में ये कैश बुक क्या बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। कैश बुक क्या बैलेंस है? क्रेडिट, BAL मीन्स बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस है। तो क्या समझेंगे? सिंपल है। या पासबुक का डेबिट बैलेंस होगा। पासबुक जो है, पासबुक इसका क्या होगा? डेबिट बैलेंस होगा। तो समझेंगे क्या हम लोग? ये ओवरड्राफ्ट है, पहचानने का तरीका। दूसरा चीज़ ये चीज़ है, नोट लिख देते हैं। इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट की स्थिति में बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है। इन केस ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, बैंक चार्ज करता है ना कि देता है। चार्ज बैंक, ये चार्ज बाय द बैंक, बैंक इंटरेस्ट क्या करता है? चार्ज करता है। देयरफॉर, इसलिए, देयरफॉर पासबुक विल बी डिक्रीज, पासबुक विल बी घट जाएगा, डिक्रीज इंटरेस्ट के अमाउंट से घट जाएगा, डिक्रीज विथ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, विथ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। INT मीन्स इंटरेस्ट। इसको 1 नंबर मान लेते हैं। ठीक है, चलिए 2 में आ जाते हैं। इफ़, इसमें जिसके बैलेंस को लेकर क्वेश्चन बनाएंगे वही कांस्टेंट हो जाएगा। इसको हम लिख देते हैं। इफ़ प्रॉब्लम
if problem is solving as per cash book, then cash book will be constant. Cash book will be constant. ठीक है. if अगर प्रॉब्लम इज सॉल्विंग एज पर पासबुक, एज पर पासबुक, then passbook will be constant. Passbook will be constant. ये ध्यान रखना है. बाकी सभी रूल जो है कैश बुक का घटना पढ़ना, पासबुक घटना पढ़ना, वो सब वही जो पुराना था, सिंपल में था. कुछ एग्जाम्पल समझा देते हैं. फॉर्मेट जैसा था वैसे ही होगा. तो पहले अगर BRS बना रहे हैं तो लिख दे रहे हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन. इसका हेड तो लिखना पड़ेगा, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ एज एट. कॉलम सेम होगा पहले जैसा, ये चेंज नहीं होगा भाई. सेम 2 कॉलम होगा, इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम. पहले वाला जो कॉलम होगा वो पर्टिकुलर होगा, पर्टिकुलर्स. अमाउंट का 2 कॉलम होगा. अमाउंट हम सिर्फ AMT लिख रहे हैं, पूरा स्पेलिंग लिखिएगा अमाउंट का. अमाउंट यहाँ लिखा जाएगा ओवरड्राफ्ट. चूँकि ओवरड्राफ्ट पढ़ा है तो लिखिए ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक. ओवरड्राफ्ट क्या लिख लेंगे पहले यहाँ पर, ओवर ड्राफ्ट एज पर कैश बुक. मान लीजिए 10,000 है, ठीक है, लिख दिए 10,000. अब इसमें आता है, चलिए एक होगा ऐड. पहले मालूम ऐड होगा, एक वैसे ही हाफ हाफ बांट लेंगे एक पेज में. चलिए लेस क्या कर दिए, ऐड और लेस, ऐड लेस कर दिए. क्वेश्चन बना रहे हैं कौन चीज़ हम लोग, कैश बुक लेकर. कैश एज पर कैश बुक है तो कैश बुक ही कांस्टेंट होगा. अब जो भी ऐड लेस करेंगे, मैं इंक्रीज डिक्रीज पासबुक का करेंगे. पासबुक को अगर बढ़ाएंगे हम लोग, ऐड करेंगे तो ऐड भी लिख देंगे, पासबुक को लेस करेंगे तो लेस भी लिख देंगे. चलिए मान लीजिए चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 1,000. चेक इशू किया गया लेकिन उसको बैंक में प्रेजेंट नहीं किया गया. जब चेक इशू करते हैं तो कैश बुक घट गया होगा. अब कैश बुक घट गया है और यहाँ पासबुक यहाँ वहाँ एंट्री नहीं हुआ, पासबुक बढ़ा हुआ है. दोनों को इक्वल करना है. कैश बुक को हम कांस्टेंट रख के कुछ नहीं कर सकते हैं, तो पासबुक को हम लोग नीचे लाना पड़ेगा, मतलब लेस करना पड़ेगा. तो लेस में लिख लीजिए इसको, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 1,000. चेक issued but not presented
मान लीजिए 1000, ठीक है, लिख लिया 1000 हो गया। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऐसे कि चेक डिपॉजिटेड और चेक पेड बट नॉट क्रेडिटेड इनटू बैंक, माने चेक 2000 का बैंक में जमा करने के लिए भेजा गया और चेक बैंक में जमा नहीं हुआ, डिपॉजिट नहीं हुआ। ठीक है, तो हम जब चेक को डिपॉजिट करने बैंक में भेजते हैं तो कैश बुक को 2000 से हम लोग बढ़ा दिए होंगे। ये पास्ट से देखेंगे, पिछला सोच लिए 2000 से क्या हुआ, कैश बुक बढ़ गया है, बैंक में जमा नहीं हुआ, मैंने पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुआ। डिफरेंस क्या देख रहे हैं, कैश बुक 2000 से बढ़ा हुआ है, पासबुक 2000 से घटा हुआ, दोनों को इक्वल करना है। कैश बुक बढ़ा हुआ है, कैश बुक कुछ नहीं कर सकते हैं, पासबुक को बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पासबुक को बढ़ाना पड़ेगा, पासबुक को बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने का मतलब ऐड लिखेंगे, चेक पेड इन बट नॉट क्रेडिटेड, चेक पेड इन बट नॉट क्रेडिटेड। आप लोग ध्यान से देखिएगा, एकदम ट्यूशन से पढ़ाई हो रहा है और सब जितना भी क्लास है वो एक दूसरे कनेक्टेड है। अगर समझ में नहीं आएगा तो हम पीरियड लिख चुके हैं, तो आप पिछले पीरियड को देख लीजिएगा, पिछले पीरियड में क्या हम बताए थे और कैसे बताए थे, समझ में आ जाएगा। अगर छूट गया है तो चलिए, 2 हो गया, आपको सॉल्व कर लिए। फिर आते हैं इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक 500, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, इंटरेस्ट क्या किया 500 इंटरेस्ट, सॉरी बैंक यहाँ पर इंटरेस्ट अलाउड नहीं करेगा, बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा, क्योंकि ओवरड्राफ्ट में पैसा ज़्यादा निकाल लिए हैं। अब बैंक इंटरेस्ट देगा नहीं, लेगा, ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट बैंक लेता है, तो यहाँ लिखा रहेगा इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक 500, बैंक इंटरेस्ट चार्ज किया। बैंक कोई भी चार्ज करता है ना तो वो पासबुक को लेस कर देता है, दिमाग में बैठा लेना है। बैंक इंटरेस्ट चार्ज लिखा रहता है, ओडी में चार्ज होता है, तो बैंक जब इंटरेस्ट चार्ज किया होगा तो पासबुक को 500 रुपये से कम कर दिया होगा। अब कैश बुक और पासबुक को हमको मिलाना, इक्वल करना है, तो क्या हो गया, कैश बुक बढ़ा हुआ है और पासबुक घटा हुआ है। ठीक है, कैश बुक कांस्टेंट है तो मिलाने के लिए क्या करेंगे, पासबुक को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब ऐड में लिखेंगे। तो लिखिए इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक 500, अमाउंट कॉलम में कितना लिख देते हैं, 500 रुपया। फिर लिखिएगा बैंक चार्जेस, बैंक चार्ज किया 500 रुपया। बैंक जब चार्ज करता है, मतलब खर्चा हो सकता है, कमीशन हो सकता है, बैंक जब भी चार्ज करेगा तो वह पासबुक को लेस कर देगा, कम कर देगा आपको। तो बैंक 500 चार्ज किया तो फिर पासबुक को कम कर दिया। अब उसको हम कैश बुक से जब कंपेयर करते हैं तो कैश बुक बढ़ा हुआ है और पासबुक घटा हुआ है, दोनों को मिलाने के लिए हम लोग को फिर हमको पासबुक बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पर 500 फिर ऐड में लिखना पड़ेगा। बैंक चार्जेस इतना ही लिख दीजिए, काफ़ी है, बैंक चार्जेस कितना 500। फिर ऐसा होता है कि कोई थर्ड पर्सन बैंक में जाके डायरेक्ट जमा कर दिया 1000 रुपया, कहाँ कर दिया जमा, बैंक में एक डिपॉजिट कर दिया कस्टमर के अकाउंट में। बैंक क्या किया, ये कोई व्यक्ति जाके बैंक में आपका 1000 जमा कर दिया, ट्रेडर के अकाउंट में 1000 जमा कर दिया डायरेक्टली, और ट्रेडर कोई खबर नहीं है, इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बैंक में जाके कोई व्यक्ति जो कस्टमर है ट्रेडर का जाके बैंक में 1000 जमा कर दिया, तो उससे क्या होगा, आपका पासबुक बढ़ गया होगा 1000 से, पासबुक बढ़ गया होगा। यहाँ ट्रेडर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब कैश बुक क्या होगा, घटा हुआ होगा और पासबुक बढ़ा हुआ होगा। इक्वल करने के लिए फिर पासबुक को लेस करना पड़ेगा, तो लेस करना पड़ेगा मतलब लेस में लिख दिए इसको, तो लिख देंगे डायरेक्टली, डायरेक्टली डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर, ट्रेडर को एक कस्टमर होगा जमा कर दिया, जमा कहाँ बैंक में होता है, बस वही मान लीजिए मंथ 1000 लिखा हुआ है।
अब क्या करना, ऊपर देखिए ऐड वाला जो है कॉलम, इसको ऐड वाला कॉलम, ठीक है, 2500 टोटल 3000। ऊपर कितना है, 10,000 है, 10,000 को ऐड कर देंगे, 10 और 3 कितना होता है, 13,000 रुपया। अब नीचे लेस वाला आइटम है, ये 2,000, 1,000, 1,000, 2,000 रुपया, ठीक है। तो अब हम लोग 13,000 में 2,000 लेस करेंगे तो बचेगा कितना, 11,000 रुपया। ये इसका आंसर हो गया। ऊपर क्या लिखे थे, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो नीचे क्या लिखेंगे, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ये इसका आंसर हो गया। बस यही चीज़ है ओवरड्राफ्ट। तो जो सिंपल समझ चुका है, जो पहले पढ़ा चुका है सिंपल, मैं आपको 4 क्वेश्चन बताएं सॉल्व करके। अगर ये समझ में नहीं आया है तो पहले सिंपल देख लीजिएगा, पिछला क्लास जो है उसमें दिया हुआ है, उसको देख लीजिएगा, जस्ट उसका अपोजिट यहाँ पर काम किया जाता है। तो बस इसको इतना ही रखिए, आज इतना काफ़ी है। और एक क्लास लेंगे आपको 2-3 क्वेश्चन और बता देंगे, समझा देंगे इसको। तो बस इतना ही आज है। तो इसके बाद क्या है कि नेक्स्ट क्लास जो करेंगे उसमें और हम समझाएंगे। तो इन्हीं बातों के साथ ख़त्म करते हैं। अच्छा लगा है तो आप लोग क्या कीजिएगा, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत मेहनत से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम है, इसलिए हम आपको कॉपी पर बता रहे हैं। अभी थोड़ा प्रॉब्लम मेरे साथ कमर में, इसलिए हेल्थ प्रॉब्लम है। तो ठीक है, इतना ही काफ़ी आज, ठीक है, ओके।